Welcome, my dear students. So let's begin our next section of the chapter Quantum Mechanics. And in this chapter, we are going to discuss about the failure of classical mechanics to explain the black body radiation and to derive the Planck's radiation law and understand its importance, and about the Wein's and the Rayleigh-Jeans law as a special case of the Planck's radiation law. जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेसन जो इस चैप्टर का है उन्होंने अटेंड नहीं किया है, मैं चाहूँगा वो उस वीडियो को पहले ज़रूर देख लें एंड देन वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सेक्शन. ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फेलियर ऑफ द क्लासिकल मैकेनिक्स. तो जैसे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब आई थी, ठीक है, तो वो बेस्ड किसके ऊपर थी? क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड थी. तो वहाँ पे उन्होंने जो लीनियर ऑसिलेटर्स थे उनको समझा कि जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, रेड और ब्लू, आप एक हैंगिंग ऑसिलेटर्स को देख रहे हो. तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज आल्सो रिलेटेड विद द वेव मैकेनिक्स. ठीक है, हम वेव्स को और उनके एम्पलीट्यूड को इनके मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं. और ये जो मूवमेंट है इन ऑसिलेटर्स का, टू एंड फ्रो मूवमेंट, दिस इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑसिलेटर. तो मैक्सवेल ने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है दैट शुड मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, और वो एक दूसरे में चाहे वो एब्जॉर्ब करें या एमिट करें तो वो दोनों एक दूसरे को रिलेट करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिकल मैकेनिक्स कंसेप्ट. बट बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट, वाइन और रेलेग-जीन्स उन्होंने अपने टाइम पीरियड में 1896 एंड 1900 दे ट्राई टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. But both of them, neither of them are able to correctly explain the behavior. जहाँ पे Wein equation थी, he was only able to explain it at a lower wavelength side, and the Rayleigh-Jeans equation at a higher wavelength side only. तो दोनों की जो अपनी अपनी equations रही, ठीक है, तो जहाँ पे एक ने जो डिसाइड किया, Wein's रेडिएशन लॉ जो निकल के आया, ठीक है, ये जो लोअर वेवलेंथ साइड है, शॉर्टर वेवलेंथ साइड है, वही एक्सप्लेन कर पाया, और जो Rayleigh-Jeans था वो हायर वेवलेंथ साइड एक्सप्लेन कर पाया. और ये जो पूरा स्पेक्ट्रम था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया था, उसको दोनों ही कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ये इन दोनों की इंडिविजुअल वेव इक्वेशंस हैं, वाइन्स रेडिएशन लॉ और Rayleigh-Jeans रेडिएशन लॉ. सो देन व्हाट हैपेंड? Max Planck came into play. So in 1858 to 1947, he is a German physicist, and he introduced the term of quantum of action. And 1918, he was also awarded the Nobel Prize for the discovery of the quantized nature of energy. तो प्लैंक ने कहा कि जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है ये एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं है, इट इज हैपनिंग इन द डिस्क्रीट फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ क्वांटा. ये छोटे छोटे पैकेट्स में है. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कंटिन्यूस का मतलब है कि आप डायरेक्टली चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर रहे. पैकेट्स लाइक जैसे बच्चों को हम टॉफीज देते हैं, तो एक एक टॉफी है एक एक क्वांटा की तरह कि एक एक करके आप एड अप कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो ये जो डिस्क्रीट लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है. इन एनर्जी लेवल डायग्राम में हम देखते हैं जैसे जीरो ग्राउंड स्टेट लेवल, देन on a first level you have energy of hf or h nu, as you can say here. H is the Planck's constant, and your frequency nu is represented either by f or nu. तो ये जो डबल हेडेड एरोज हैं ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों शो कर रहे हैं हमें कि एब्जॉर्ब भी कर सकता है 1 to 2, 2 to 3 एंड ऑनवर्ड्स, और ऐसे ही वो रेडिएशन एमिट भी कर सकता है जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है. ओके, सो इन Planck's term, energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of packets of energy, which is called as quanta. Okay, and each quanta is having an energy is equals to h nu. Here h again is the Planck's constant, nu is the frequency. तो अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेडिएशन जो आ रही है, अगर मैं कहूँ कि कितने क्वांटा वहाँ पे गए, तो दिस कैन बी एन होल नंबर मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू h nu. So the total energy either emitted or absorbed, this could be a whole number multiple of this factor h nu, n h nu.
So in terms of Planck, the Planck radiation law is E lambda, that means the total energy is equals to 8 pi hc by lambda to the power 5 multiplied by 1 by E hc by kt lambda minus 1. Here each term you already know, pi is a constant, h is a constant, c is also a constant, which is the speed of light, and lambda is the wavelength of that particular radiation. तो हम इससे एनर्जी की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वाइन और रेली जीन्स लॉ था, उसको हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से भी डेराइव कर सकते हैं। बेसिकली वाइन के केस में क्या था, द लैम्डा टी, द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा टी वाज स्मॉल, शॉर्टर वेवलेंथ पे उन्होंने डिटरमाइन किया। तो अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ साइड लेते हैं तो मैं इस एक्सपोनेंशियल टर्म को देखता हूँ e to the power hc by kt lambda. So this, if lambda t is small, this whole terms can be greater than 1. ठीक है, डिनोमिनेटर अगर मेरा छोटा है तो ये पूरी टर्म मेरी बड़ी हो जाती है। So e to the power that term should be greater than 1. So thus it reduces to the Wein's law, which is 8 pi hc lambda to the power 5 e to the power minus hc by kt lambda. तो ये हमने कैसे करा है, बेसिकली दिस वाज द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो इसमें मेरा जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि अगर मेरा ये टर्म 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं इस 1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, 1 को हटा सकता हूँ, तो इट विल बी 1 बाय दिस, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी नेगेटिव पार्ट e टू द पावर माइनस hc by kt lambda. एंड सिमिलरली इफ लैम्डा t इज लार्ज, अगर ये लैम्डा टी का जो फैक्टर है ये बढ़ जाता है, हायर वेवलेंथ साइड में हम बात कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा, तो मेरी ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, दिस कैन बी एक्सपैंडेड. आई कैन राइट e टू द पावर hc by kt lambda as equals to 1 plus hc by kt lambda. मैं हायर टर्म्स को नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ हम फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे. सो दैट मीन्स इन फर्स्ट 2 टर्म्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं अगेन, ठीक है. सो इट इज 1 अपॉन this 1 can be cancelled out with -1 and we are remaining with hc by kt lambda. तो अगर डिनोमिनेटर में hc by kt lambda है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, kt lambda ऊपर चला जाएगा. So this will be hc, kt lambda ऊपर है. Again lambda can be cancelled out with the power and this hc can be cancelled out. So ultimately we are again left with 8 pi by lambda to the power 4 multiplied by kt. So this law was the Rayleigh-Jeans law. तो हमने देखा कि कैसे जो प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ है, दिस कैन बी इक्वेटेड एज अ स्पेशल केस फॉर वाइन्स एंड Rayleigh-Jeans. वाइन के केस में मेरा लैम्डा टी स्मॉल है, ओके, ये याद रखना है, और Rayleigh-Jeans के केस में हायर लॉन्गर वेवलेंथ, लैम्डा टी मेरा लार्ज है. तो दीज टू आर द स्पेशल केसेस ऑफ द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. नाउ कई बार एग्जाम्स में हमारे को डेराइव करने को भी दे दिया जाता है कि डेराइव करें प्लैंक का जो रेडिएशन लॉ है ये कैसे आया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. सो सिंस वी नो दैट प्लैंक कंसीडर्ड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन बी डिस्क्रीट, जीरो एंड इंटीग्रल मल्टीपल लाइक 0, 1, 2, 3 of h nu. Okay, so if we consider N0, N1, N2 are the number of oscillators per unit volume which is possessing energy equal to this much. Okay, तो टोटल कितने ऑसिलेटर्स हैं पूरे सिस्टम में, कितने ऑसिलेटर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल बी n will be equal to N0 plus N1 plus N2. Okay, and we know that for an expression any oscillator Nr can be equated with N0 times e to the power minus er by dt. And in present case your E is h nu. Okay, so that means n can be equal to n0 plus n0 e to the power minus h nu by kt plus n0 e to the power minus 2 h nu by kt and so on. Okay, अब यहाँ पे कॉमन टर्म देखें, हम n0 को कॉमन कर सकते हैं. ओके, तो अगर हम इसको कॉमन कर लेते हैं, वी आर लेफ्ट विद n will be equal to n0 1 plus e to the power minus h nu by kt plus minus 2 h nu by kt and so on. तो ये जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि मेरे पास अगर ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आती है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1। ओके, तो इसको हम शॉर्ट कर लिया हमने, माइनस 1 है तो हम नीचे लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू n0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर में आ गया। और ऐसे टोटल अगर हम एनर्जी निकालें सिस्टम की, जहाँ पे ऐसे n नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं, तो टोटल एनर्जी इज n1 टाइम्स h न्यू, n2 टाइम्स 2h न्यू एंड सो ऑन। ओके, हियर अगेन मेरे पास h न्यू कॉमन है, उसको हम बाहर ले सकते हैं। अगर मैं हर एक ऑसिलेटर को लिखता हूँ जैसे हमने लिखा पहले nr के केस में, n1 इज n0 e to the power minus h nu by kt, and similarly n2 will be again n0 e to the power minus 2h nu by kt and so on। तो मेरे पास n0 कॉमन आ जाता है, उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद दिस एक्सपोनेंशियल पार्ट which is again equal to 1 minus e to the power minus h nu by kt whole minus 2। okay, so this total energy which we have obtained। again अगर हम एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर मेरे पास क्या हुई, अगर हमने टोटल एनर्जी निकाल ली तो उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से। ओके, सो टोटल एनर्जी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो हमने डिराइव करी, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ चुके हैं। सो दिस ऑन डिराइविंग एंड योर कैंसलिंग आउट दीज टर्म्स, इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बेसिकली पावर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड जीरो विल आल्सो कैंसिल आउट। ओके, so we are left with h nu e to the power minus h nu by kt by 1 minus e to the power minus h nu by kt। so ये मेरे पास एवरेज एनर्जी आ गई है पर ऑसिलेटर। ओके, अगेन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by this exponential part, you can again simplify your average energy per oscillator as h nu by e to the power minus h nu by kt minus 1। okay, now we see here that average energy of oscillator is not kt। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो वहां पे जो एवरेज एनर्जी थी this was related to kt। here k is the Boltzmann constant, okay, and t is the temperature। now in case of a black body radiation, यहाँ जब हमने प्लैंक ने उसको ऑब्जर्व किया, जब वहाँ पे क्वांटम उन्होंने एनर्जी को, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को यूज किया, सो दिस इज नाउ इक्वल टू h nu by e to the power h nu by kt minus 1। okay, not simply kt। okay, so this is which we can understand through Planck's quantum theory। again it can be deduced that the total number of oscillator per unit volume having that frequency range nu plus d nu dn, this will be 8 pi nu square d nu by c cube। okay, and hence average energy per unit volume will be ev times dn। EV हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, which is h nu by this part, h nu by e to the power h nu by kt minus 1, and dn is 8 pi nu square d nu by c cube। okay, so putting the actual values, nu is equals to c by lambda, ये हम जानते हैं, frequency c by lambda। तो डिफरेंशियल क्या होगा, c by lambda का डिफरेंशियल कर देंगे, so this will be c by lambda square d lambda। okay, so putting these value here in this expression, 8 pi nu square means c square by lambda square and d nu is c by lambda square d lambda। okay, तो हम डिफरेंशियल को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्यादा बड़े चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं बाकी सब एक्सप्रेशन रखता हूँ तो दिस रिड्यूसेस टू द प्लैंक्स लॉ और प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, which is e lambda is equals to 8 pi hc by lambda to the power 5 1 by e to the power c by kt lambda minus 1। यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, you can represented by c1 और c2। here simply 8 pi hc, these are all constant, so it is represented as c1, and another this part hc by k, this can be represented as c2। okay, so e lambda can be c1 lambda to the power minus 5 1 upon e c2 by lambda t minus 1। तो हमारे पास दो कांस्टेंट्स आ जाते हैं c1 एंड c2। ओके, जहाँ पे हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट यूज हो रहा है या और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूटिलाइज हो रहा है। अब कैसे इसको वेरीफाई करें, बात आती है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्लैंक रेडिएशन लॉ था हमारा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ दो कांस्टेंट है c1 और c2,
तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ले लेते हैं और यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस एंड दिस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर की वैल्यूज ले लें, आइदर 5000 केल्विन, 4000 केल्विन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लैम्डा मैक्स है उसको यहाँ पुट कर दें, टेम्परेचर को पुट कर दें। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द दिस पार्ट, जो मेरे पास एरिया अंडर द कर्व है, दिस इज टोटल एनर्जी, उसको हम पुट कर देते हैं और हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं जो C1 और C2 को, क्योंकि C1 और C2 के अंदर प्लैंक कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो जब हम उन कांस्टेंट में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को देखते हैं जो कि वही आ रही है जैसा एक्सपेक्ट की जा रही थी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है दिस इज वैलिड। ओके, ये हम बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसमें लैम्डा और टी की वैल्यू को आपने यहाँ पुट करना है। एनर्जी कहाँ से आएगी, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज एनर्जी, और हमने C1 और C2 की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है। अगर मेरी C1 वही आती है जो हमने एक्सपेक्ट की थी, C1 को क्या आना चाहिए था, बेसिकली दिस पार्ट 8 पाई HC, जिससे मैं H को एस्टिमेट कर सकता हूँ, C को कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरी C1 वही आती है जो मेरी इस ग्राफ की वैल्यूज को पुट करने से आई, तो दैट मीन्स मेरा जो एक्सपेरिमेंटल जो आया वो वेरीफाई करता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एंड हाउ यू कैन डेराइव दिस लॉ। ओके, और वाइन्स और रेलिक-जीन्स लॉ बेसिकली किस वे से एक स्पेशल केस है प्लैंक रेडिएशन लॉ का। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियोस। इस वीडियोस को आप रिपीटेडली भी देखें, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस कंसेप्ट को समझ पाएँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जैसा मैंने पहले भी कहा, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।